So in this class, we are going to discuss about some rest of the part of soil fertility nutrient management. So last class में हमने ये discuss किया था कि जो हमारा जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल हमारा CRF हो गया, SRF हो गया, वो सर हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम न्यूट्रिशन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के बारे में डिस्कस किए थे। और एक हमने क्या डिस्कस किया था, जो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर जो भी है वो हमने डिस्कस किया था। यस और नो? यस और नो गाइस? Yes, sir. सो इसके लिए आपके लिए एक मोटिवेशन कोट यही कि सक्सेस इज नॉट फाइनल। ओके, जो सफलता है वो फाइनल नहीं है। फेलियर इज नॉट फटल, जो फेलियर है आपके लिए हानिकारक नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ओके, आपको साहसी होना चाहिए, यू हैव टू बी करेज सो दैट यू कैन काउंट द फेलियर। ओके, एक दिन तो मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपको तुरंत ही मतलब सक्सेस मिल जाएगा। अगर मिल जाए तो अच्छा है आपका, अगर नहीं मिल रहा है तो वेट कीजिए। ओके, एंड आपका जो प्रिपरेशन है आपको बनाए रखना चाहिए, आपको डेली एफर्ट्स देना चाहिए, सो दैट वन डे योर सक्सेस विल कम एंड यू विल बी एंजॉयिंग दैट विक्ट्री। ओके, ये किसने बना था? विंस्टन एस चर्चिल ने बना था। बहुत ही अच्छा फिलोसोफर है, उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हमारा क्लास शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हमारा micronutrient fertilizers, okay, because we have finished all types of प्राइमरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर फॉर NPK। ओके, एंड सल्फर का इतना नहीं होता है क्योंकि वो एक सब्सिडरी फर्टिलाइजर है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे आर सप्लाइड विद द मेजर न्यूट्रिएंट्स ओनली N, N, P, N, K। ठीक है, तो वो वाला इतना नहीं आता है। अगर देखा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में दो तीन जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन है, जिंक है, हमारा मोलिब्डेनम है और हमारा मैंगनीज है। इसमें से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आयरन तो वो कौन से मिनरल में होता है? आप देख सकते हैं ये होता है ओलिवन में होता है, ऑगाइट में होता है, हॉर्नब्लेंड में होता है, बायोटाइट, जियोथाइट एंड हेमाटाइट में पाया जाता है। Why I have given geothite and hematite formula? Because these question is to come, these portions, this chemical formula is to come. Okay, so they need to ask which of the following are the iron minerals. Okay, and they will give geothite and hematite, they will give. So you will not be knowing if you don't know the chemical formula. ऐसा ना, अगर आपको पता नहीं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है। जियोथाइट आपको क्या लग रहा है, ये कि मतलब कोई आयरन की तरह ही नहीं लग रहा है आपको, ऐसा ना, कोई भी हो सकता है। इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है किसी का, FeOOH। ओके, तो ये है जियोथाइट का फॉर्मूला। हेमाटाइट ये तो थोड़ा बहुत आ जाता है हेमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो ये आपको पता चल जाएगा, ये आयरन कंटेंट है। बायोटाइट, इसमें भी मैग्नीशियम एंड आयरन पाया जाते हैं बायोटाइट में। ठीक है, हॉर्नब्लेंड में आयरन पाए जाते हैं। ओके, ऑगाइट में भी पाए जाते हैं, ओलिवन में भी पाया जाते हैं। ठीक है, देन तो आयरन चिलेट्स आर नोन एज सिडेरोफोर्स। सो चिलेट्स क्या होता है? ओके, जब एक मेटालिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक फॉर्मूला के साथ, मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म के साथ वो जुड़े, ऑर्गेनिक मिनरल के साथ वो जुड़े रहेगा, उसको हम बोलेंगे चिलेट, उसको हम बोलेंगे चिलेट। तो हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया एंड मैंगनीज हो गया, ये सारा का सारा जो है वो चिलेट फॉर्म में पाया जाता है, वो चिलेट फॉर्म में पाया जाता है। तो हाउ इट गोना हेल्प टू द प्लांट? सी, दरअसल ये इतना अवेलेबल नहीं होते प्लांट को, तो क्या होता है, ये चिलेट में मिल जाते हैं। ओके, मतलब आयरन प्लस चिलेट होते हैं ये, एंड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज soluble in the soil. So ये क्या करता है, इजीली मूव करता है। So when there will be decrease in concentration in the root portion, so what will happen? From this chelate, okay, from this solution part, the organic and metallic chelate will be go to this portion, and this organic chelate will be transfer the desired molecule to the root, and again this organic chelate will come to the place, and again it will be added with the another micronutrient. So that is the function of chelation in soil. ठीक है, तो आयरन चिलेट्स को क्या बोला जाता है? सिडेरोफोर कहा जाता है।
ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देन आर्टिफिशियल सिडरोफोर्स आर एफी हेडता। ओके, जो आर्टिफिशियल सिडरोफोर्स मतलब आर्टिफिशियल चिलेट इज कॉल्ड एज एफी हेडता। फेरिटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन व्हिच इज ए मैक्रोप्रोटीन। आपको ये मतलब ये पूछा नहीं गया अभी तक, पर पूछा जा सकता है, ऐसा ना। आयरन का एक स्टोरेज प्रोटीन होता है जिसका मतलब मैक्रो प्रोटीन, तो इसको क्या 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 कहा जाता है, उसको फेरिटिन बोलते हैं। ठीक है, देन अंडर आयरन टॉक्सिसिटी के डेफिशिएंसी विल ऑकर। ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा, अभी आया था नेट 2023 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, जब आयरन टॉक्सिसिटी होगा मतलब आयरन का कंसेंट्रेशन जब बहुत ही ज्यादा होगा तो कौन से मेजर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होगा, तो पोटेशियम डेफिशिएंसी विल बी अकर। ये वाला स्टेटमेंट में पूछा गया था। पूरा पूरा का पूरा लाइन सही नहीं है। अंडर आयरन टॉक्सिसिटी के डेफिशिएंसी विल बी अकर, करेक्ट और नॉट? अगर आपको पता है then you can choose the statement. If you don't know, then you just leave the question. That's simple. Then Fe HEDA is more effective for foliar application than Fe HEDA. तो आपको दो चिलेट मिल गए, one is Fe HEDA and one is Fe HEDA, दो चिलेट फॉर्म होते हैं। उसमें से Fe HEDA जो है वो foliar application के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है as compared to the artificial Fe चिलेट that is Fe HEDA. Understood? अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो हमारा बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर दैट इज आयरन सल्फेट, जिसमें 19% आयरन होता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, आयरन सल्फेट में आयरन कंटेंट कितना होता है। फेरस ऑक्साइड जिसमें 77% आयरन पाया जाता है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है नेट के लिए। जो भी आयरन ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, मैंगनीज ऑक्साइड होता है, ये सारा का सारा नेट में पूछा जाता है, नेट एग्जाम में। ठीक है, पहले तो पूछते थे, अभी नहीं पूछ रहे। मतलब अभी जो इस साल जो हम एग्जाम दिए इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, सारा का सारा स्टेटमेंट बेस्ड था, रीजनिंग एंड ऑल दिस टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस भी इतना मतलब डिफिकल्ट दिया था कि क्या बोली, एग्जाम इज हॉरिबल। देन आयरन चिलेट्स जिसमें 14% पाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड आयरन फ्रिट्स 22% पाया जाता है और ये सुटेबल फॉर एसिड सॉइल होता है। ठीक, आयरन फ्रिट्स मतलब ग्रैन्युलस टाइप का होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का होता है। ठीक है, उसमें 22% पाया जाता है आयरन कंटेंट। तो आपको why I have given this 4 because in ready there are many fertilizers are there. ठीक है, तो ये चार को चार एग्जाम में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये वाला दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आयरन सल्फेट 19% आपको याद रखना है, फेरस ऑक्साइड 77%, आयरन सल्फेट 14 एंड आयरन फ्रिट्स 22। ये चार बस आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। जहाँ हमारा मैंगनीज, मैंगनीज का अगर देखे तो ये इसका जो मिनरल है इसको पायरोलोसाइट एंड मैंगनाइट, ये दोनों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। पायरोलोसाइट बहुत बार पूछा गया सवाल है। पायरोलोसाइट इज ए मिनरल ऑफ व्हिच एलिमेंट, मैंगनीज, आयरन, जिंक एंड कॉपर, ऐसे आपको दे देंगे एक क्वेश्चन, तो आपको मैंगनीज चूज करना है। ठीक है, देन इन सबमर्ज्ड सॉइल मैंगनीज टॉक्सिसिटी विल बी occur. How? What will happen in submerged soil? Anyone can tell me why manganese toxicity will be occur in submerged soil? Anyone? No idea? Okay, so ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर तो अभी थोड़ा बता देते क्या क्या होता है कि जो मैंगनीज है, ओके, ये दो फॉर्म में होता है, Mn2+ एंड Mn3 और 4+। ठीक है, तो मैंगन Mn2+ का हम क्या बोलते हैं, मैंगनोस, इसको बोलते हैं मैंगानिक। सुनो, yes or no guys? So this manganese will be reduced to manganic and it will be available to the plant, and it is very much available to the plant. So it will happen under oxygen deficiency. It will be occur under oxygen deficiency, and by that process it will be available to the plant. Got that? Everyone, सबको समझ में आया? एक थंब दे दो, आगे बढ़ते हैं। राजेश समझ में आया? यस सर। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ये कितना रिडक्स पोटेंशियल में होता है।
ठीक है, वो वाला हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे प्रॉब्लम सॉल्व नेक्स्ट चैप्टर में ड्राईलैंड एंड प्रॉब्लम सॉल्व में हम डिस्कस करेंगे, क्लास अटेंड करना उस टाइम। देन आता है हमारा लाइमिंग रिड्यूसेस मैंगनीज अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली लाइमिंग हम अप्लाई क्यों करते हैं, कौन बताएगा? लाइमिंग हम एसिड सॉल्व में यूज करते हैं, ये सर नो। तो एसिड टू न्यूट्रल लाने के लिए हम यूज करते हैं लाइमिंग। तो जो मैंगनीज होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, वो किस टाइप सॉल्व में ज्यादा मिलते हैं? एसिड सॉल्व में ज्यादा मिलते हैं। इसलिए जब लाइमिंग करेंगे तो क्या होगा, मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, मैंगनीज, आयरन, जिंक, दे विल बी अफेक्टेड, दे विल बी गेट अफेक्टेड। देन SOD इज मैंगनीज कंटेनिंग एंजाइम। हमने बोला था SOD का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? एनीवन? SOD फुल फॉर्म क्या है? बताया था वीड मैनेजमेंट क्लास में। SOD पता नहीं, भूल गए? सल्फर, सॉरी सल्फर क्या बोल रहा, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। ओके, ये करता क्या है, जो हमारा फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल होते हैं, उसको वो खाता है। ठीक है, इसको खाते हैं, OH मॉलिक्यूल भी ये खाएगा। ठीक है, तो जब हम पैराक्वाट डालेंगे, पैराक्वाट हर्बिसाइड डालेंगे प्लांट में, तो क्या होगा, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा पैदा होगा, इसलिए हमको आयरन फेरिक क्लोराइड डालना पड़ेगा। तो फेरिक क्लोराइड में जब डालेंगे तो सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज विल बी फॉर्म। सो इसका जो कंटेनिंग है, मतलब कंटेनिंग क्या है, मैंगनीज है। ओके, इसका जो एंजाइम है उसका कंटेनिंग क्या है, मैंगनीज है, ये आपको याद रखना है। मैंगनीज इंड्यूस द कैल्शियम डेफिशिएंसी। ओके, जब मैंगनीज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, ये एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। देन फर्टिलाइजर्स आर फॉर एग्जांपल मैंगनीज सल्फेट, जहां पे 26% पाया जाते हैं, एंड मैंगनीज ऑक्साइड जिसमें 41% मैंगनीज पाया जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा जिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंक सल्फेट। ओके, ये वाला जो न्यूट्रिएंट है ये बहुत ही डेफिशिएंट पाया जाता है सॉइल में, हमारे इंडियन सॉइल में। ठीक है, तो मिनरल कौन से हॉर्नब्लेंड है, ऑगाइट है। ये देखो, ये दोनों कहाँ पे था, आयरन में भी था। स्फेलेराइट है, स्मिथनाइट, ये दोनों स्पेसिफिक है जिंक का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्फेलेराइट एंड स्मिथनाइट, ये वाला पूछा जाता है, जिंक कार्बोनेट, ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Zinc availability reduced on the submerged soil due to formation of zinc sulfide and zinc carbonate. मैंगनीज का क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा। जिंक का क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वो घटेगा। Why it will form? Because it will form zinc sulfide. Okay, it will be in fixed form. And zinc carbonate, because जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड it will be more, so it will form zinc carbonate which is called as smithsonite. ठीक है, ये एक मिनरल बन जाएगा, तो जिंक का कंटेंट जो है वो घटेगा। ओके, मतलब इट विल कम फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज टू द एक्सचेंजेबल फॉर्म, सो दैट विल हैपन इन द सबमर्ज्ड सॉइल। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे वाटर लॉ ऑफ सॉइल। ठीक है, इन यूकैरियोट्स जिंक इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट फॉलोड बाय आयरन। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो हमारा दो तरह का प्राणी होते हैं, वन इज यूकैरियोट, वन मोर इज प्रोकैरियोट। यूकैरियोट थोड़ा डेवलप होते हैं, तो वहां पे जिंक जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट है, फॉलोड बाय आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, ये सुनो, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, तो उसको फॉलो करके जिंक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू FAO, मोर देन 30% ऑफ द ग्लोबल एरिया इज डेफिशिएंट इन जिंक। ओके, अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा सॉइल पाए जाते हैं इंडियन और ग्लोबल में, जिंक का डेफिशिएंट रहता है। ओके, जिंक का डेफिशिएंट रहता है, तो वो कितना पाया जाता है, मोर देन 30% ऑफ द एरिया इज जिंक डेफिशिएंट। समझ में आ रहा है? इन एसिड सॉइल जिंक सल्फेट एंड इन अल्कलाइन सॉइल जिंक चिलेट इज यूज्ड। ठीक है, अगर आपका सॉइल अल्कलाइन है देन यू हैव टू यूज जिंक चिलेट, एंड अगर आपका सॉइल एसिड है देन यू हैव टू यूज जिंक सल्फेट। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है। पैडी में, in paddy we used to use zinc sulfate at the rate of 25 kg per hectare
1 और 2 ईयर गैप में ये हमको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जिंक की वजह से पैडी में कौन सा डिजीज होता है, कौन बताएगा? विच डिजीज अकर्स ड्यू टू खैरा। खैरा को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, कौन बताएगा? पाकिस्तान में क्या बोला जाता है खैरा को? एनीवन? नो आइडिया? हार्डा डिजीज हमने बताया था आपको, आप भूल गए। वेरी गुड, ऐसे ही भूलते रहिए। और फिलीपींस में क्या बोला जाता है? फिलीपींस में क्या बोला जाता है? ताया ताया एंड अपुलो बाया, अपुलो बाया, ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। था हमारा बोरोन। बोरोन का जो महत्वपूर्ण है फार्मिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मर को पूछे बोरोन के बारे में, वो आपको बता दें ये क्या करते हैं। ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूटिंग में हेल्प करता है, फ्रूट क्रैकिंग हो रहा है तो बोरोन अप्लाई कर सकते हैं आप। फूल नहीं आ रहे, बोरोन अप्लाई करो। अगर आपका जो है मेल फ्लावर बहुत ज्यादा आ रहे, बोरोन अप्लाई करो। मतलब फार्मर्स आर वेरी एक्वेंटेड विद द बोरोन फर्टिलाइजर। वो उनको कुछ पता नहीं, पर बोरोन बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि ये उनका जो यील्ड है वो यही समझते हैं कि बोरोन जो है उनका यील्ड बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो बहुत ही एक्वेंटेड है, तो हम भी थोड़ा एक्वेंटेड हो जाते हैं। तो बोरोन का जो मिनरल है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्मालाइन बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया सवाल, बहुत बार, मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड, बोरोन। ठीक है, एंड टर्मलाइन जो है वो एक वाटर इनसॉल्युबल बट बोरिक एसिड इज सॉल्युबल। ओके, जो टर्मलाइन है वो वाटर इनसॉल्युबल बिकॉज दिस इज ए मिनरल फॉर्म। ओके, सो इट कैन बी वाटर इनसॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। जो बट हमारा जो बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है, वो हमारा एसिड सॉल्युबल है, मतलब वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, एंड बोरोन डेफिशिएंसी के मतलब किस टाइम पाया जाता है बहुत ज्यादा बोरोन डेफिशिएंसी? ड्राई समर में। किस टाइम? ड्राई समर। कोई बताएगा कि बोरोन डेफिशिएंसी है जो वो ड्राई समर में क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? कौन बताएगा? एनीवन? व्हाई? Always you should be acquainted with one word, that is why. If I am telling one statement to you, then you should ask me the why. Why it is occurring? Why not this? Why not that? You should be acquainted with this type of questions. कोई बताएगा? Any idea why boron deficiency is more in dry summer? किसी को पता नहीं? No idea? चलिए हम ही बता देते। बोरॉन जो है इसका एक प्रॉपर्टी है। बोरॉन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, बहुत ही खास न्यूट्रिएंट है। अगर 70 न्यूट्रिएंट में देखा जाए तो बोरॉन एक खास है, और एक फास्फोरस एक बहुत ही खास न्यूट्रिएंट है मेरे लिए। तो बोरॉन जो है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ये मतलब एसिडिक में भी पाया जाता है, अल्कलाइन रेंज में भी पाया जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये फास्फोरस की तरह ही एक इनस्टेबल न्यूट्रिएंट है। और बोरॉन जो है वो डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है, डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? नो आइडिया? Solid to gas. या सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। ठीक है, जो बोरॉन जो है वो सब्लिमेशन पर प्रोसेस करता है, तो सॉलिड टू गैस जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ड्राई समर में तो क्या होगा? लॉसेस भी बहुत ही ज्यादा होगा, तो प्लांट को डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। इसलिए जब समर में हम ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल कुकुम्बर हो गया या टोमेटो हो गया, तो वहां पे बोरॉन डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ये बात फार्मर्स को पता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट। यस और नो? जब आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे तो आपको फार्मर्स आएंगे, सर मेरा फूल नहीं आ रहा है, सर मेरा जो है ये वो हो रहा है, सर मेरा जो फ्रूट क्रैकिंग हो रहा है। Why it is happening? Because due to in dry summer boron deficiency will be more. Why it will be more? Because it is a sublimation character. It will directly going to solid to gas. Okay, वो लॉस हो रहा है मिट्टी से, तो बोरॉन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली देखा जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोरॉन मतलब फोलियर स्प्रे करना पड़ेगा, बोरॉन को फोलियर स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है,
उसका जो है 60 ग्राम 15 लीटर पानी में डाला जाता है, 60 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के वो स्प्रे किया जाता है बोरॉन का। ठीक है, समझ में आया सबको एवरीवन? Yes, sir. या आप एक एक्सपर्ट बनेंगे, ओके, एंड आई एम मेकिंग द एक्सपर्ट, ओके। So these things will be helpful in the field. Okay, when you go to the farmer's field, this thing will be helpful. Okay, this may not help you in the exam only, but these things will be help in the field. ठीक है, देन फर्टिलाइजर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट उसमें आता है बोराक्स एक आता है Na2B4O7 10:2, वहां पे 11% बोरॉन पाए जाते हैं। बोरिक एसिड में H3BO3 17% पाए जाते हैं, ये वाला पूछा जाता है। बोराक्स बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जैसे भी करके। Then soluble Na2B4O7 5:2 plus Na2B10 16 10:2, ये ओके, ज्यादा लिखते क्या हम, नहीं तो हाँ ठीक लिखे। देन इसमें कितना पाया जाता है 20 to 22%, ये केमिकल फॉर्मूला भी छोड़िए, सॉल्युबल 20 से 22 तक उसमें बोरॉन पाया जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। बोराक्स देखिए लिख लेते हैं, बोराक्स 11%, ठीक है, सॉल्युबल इसका डबल 22%, ठीक है। और जो हमारा बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड बस अगर ये 20 से 3 घटा दो, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 17 मतलब खतरा, ठीक है। तो बोरिक एसिड वाटर सॉल्युबल है, टर्मोलाइन वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। बोराक्स में 11% पाया जाता है, उसका डबल में सॉल्युबल पाया जाता है 22%, हाईएस्ट बोरॉन कंटेंट, और बोरिक एसिड में 17% पाया जाता है बोरॉन, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर? हमने 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया अभी, 3 या 4, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, 4 हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा चाहिए तो रेडी रीडिंग बुक में जाइए, ज्यादा जो फर्टिलाइजर है वहां पे जो लिखा है उसको भी आप पढ़िए। यहाँ पे हम पॉइंट एक भूल गए शायद, ये देखिए जिंक का फर्टिलाइजर भूल गए, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में 35% पाया जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिंक ऑक्साइड जो है वो 78% पाया जाता है, और ये नेट 2021 में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। जिंक चिलेट में 14% ही पाए जाते हैं, आयरन चिलेट में 14, जिंक चिलेट में भी 14% ही पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ तो बोल दो, चलेंगे आगे। Yes, sir. ओके, देन आता है हमारा, अभी जो है वो जनरल में चलेगा, ठीक है। एक आता है हमारा कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। व्हाई आई हैव गिवन दिस, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आया था ARS एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन ARS एग्जाम में आया था। और ARS में अगर आप कभी प्रिपेयर करेंगे तो हमने बता दे रहे, जो भी न्यूज लेटर आ रहे हैं आईसीआर का, या किसी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या किसी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या GP1 से जो भी न्यूज लेटर आ रहे, मतलब किसी यूनिवर्सिटी से या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेबसाइट में, वो आप पढ़िएगा, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि वो कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं और वो वाला क्वेश्चन आ जाता है ARS में, ठीक है। तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर क्या होता है, तो आपको तो पता ही है, अभी जो भी चीजें आ रही हैं, कस्टमाइज मोबाइल्स आ रहे हैं, कस्टमाइज बैक कवर आ रहे हैं, कस्टमाइज पिलो आ रहे हैं, कस्टमाइज बेडशीट्स आ रहे हैं, सो एवरीथिंग बिकेम कस्टमाइज्ड। सो व्हाई नॉट कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर अगर हमको पता है तो यूरिया फर्टिलाइजर पता है, पोटास है, DAP है, ग्रोमर है, उतना मेजर फर्टिलाइजर है अभी हमको पता है। तो वो सारा क्या होता है ना, मतलब वो हम जनरल अप्लाई करते हैं, पर मिट्टी जो है ना, हमारा जो सॉइल है उसको उतना नहीं चाहिए, ऐसा ना। The soil doesn't require that much fertilizer. Soil require only optimum fertilizer, और हर एक जगह में, मतलब जो फील्ड का अगर हम मैं एक यूनिट वाइज लूं तो हर एक यूनिट में डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब वो जो कंसेंट्रेशन होता है वो वेरी करता है, ऐसा ना। तो उसके हिसाब से अगर हम फर्टिलाइजर बनाए, मतलब सॉइल को टेस्ट करके, अगर उस मतलब उस सॉइल को जितना चाहिए अगर उसके हिसाब से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कस्टमाइज फर्टिलाइजर। द सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज कस्टमाइज फर्टिलाइजर। So where it is used for the site specific nutrient management, which is a part of precision agriculture, which is a part of precision
एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर विल बी prepared after the testing the soil, and where and when it will be applied, because we have to test in which side the nutrient deficiency is more and in which side the nutrient concentration is high. Yes or no? So that we, after testing that, we have to prepare the customized fertilizer. Okay, so by the way, it will be carrying multi-nutrient. Yes or no? At a time it can carry nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, boron. They can accumulate all the nutrients, so it will be multi-nutrient carriers satisfying the crop nutritional need. Obviously, because हम एक ही साथ मतलब कस्टमाइज करके दे रहे हैं। जब आपको एक कस्टमाइज्ड बैक कवर मिलता है ना, बहुत मतलब खुशी मिलता है कि हमारा पिक्चर वहां पे लगा है। ओके, देखने में बहुत ही खुशी होता है। लड़के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, ऐसा ना, उनका सभी कस्टमाइज होते हैं। पेन भी कस्टमाइज होते हैं। ओके, बैग में भी फोटो लगा लेते हैं, कस्टमाइज बैग, ऐसा ना, पिलो भी कस्टमाइज होते हैं। तो इन सारे के सारे चीजों ना वी आर बीन एक्वेंटेड स्लोली। ठीक है, तो फार्मर्स भी कस्टमाइज फर्टिलाइजर के एक्वेंट हो जाएंगे बाद में। एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक टू साइट एंड स्पेसिफिक टू क्रॉप। you can prepare the customized fertilizer based on the crop and based on the site as well. So it is a part of precision agriculture. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देन आता है हमारा रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट। रियल टाइम मतलब अभी की अभी, मतलब अभी अगर हमको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख दो, अगर आपको अभी 1 लाख नहीं चाहिए तो बाद में भी दो। ठीक है, तो इट कैन यूज द, मतलब अभी चाहिए, मतलब in this position or in this situation we need the management, that is called real time management. ठीक है, और it is very quick. okay, अभी कभी टेस्ट करो, अभी कभी दो, तो उसका मतलब रियल टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टीवार्डशिप प्रिंसिपल इज यूज। हिंदी इंग्लिश होता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। स्टीवार्डशिप प्रिंसिपल इज यूज, otherwise called site specific nutrient management. What is stewardship principle? कोई बताएगा? What is stewardship principle? Anyone? किसी को पता नहीं? हम ही बता देते हैं। Stewardship principle इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड stewardship principle. अगर कुछ चीज का मतलब घटे है तो उसको ऐड करके उसको बैलेंस करते हैं। ओके, ऐसे बैलेंस करके आपको चलना है। ठीक है, otherwise called as site specific nutrient management. इसको भी site specific nutrient management पार्टी समझते हैं। टाइमिंग ऑफ N2 फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यूज्ड टू बेस्ट मैच द डिमांड बाय द क्रॉप। जब आपका क्रॉप डिमांड करे तभी उसको दो और बाकी टाइम में मत दो। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो व्हीट क्रॉप है, तब उसको पानी कब चाहिए? उसको सीआर स्टेज में चाहिए, और टिलरिंग स्टेज में ज्यादा न्यूट्रिएंट भी चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो उसी टाइम अगर आप नाइट्रोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? यील्ड आपका घटेगा, जैसा ना। तो उसी टाइम अगर आप न्यूट्रिएंट देंगे उसको हम बोलेंगे रियल टाइम न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन मैनेजमेंट। अब अगर आपको अभी चाहिए तो अभी दो। फॉर एग्जांपल, आई नीड 1 लाख रुपीज फॉर माई एडमिशन नाउ टुडे। कोई बोलेगा कि अभी नहीं हो सकता और 10 दिन के बाद दूंगा। So what is my benefit? I will not get benefited by that after 10 days. Yes or no? I need now. So that is called as real time management. तो यहाँ पे क्या होता है? Stewardship principle use होता है, which means balancing. We are balancing the nutrient content in the soil as well as in plant. ठीक है? Use of pad, chlorophyll meter, LCC and handheld green sickle. So these are some optical sensors I can tell. Handheld optical sensors. तो ये सारा का सारा यूज होता है टू नो वेदर देयर इज अ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, तो अभी डिस्कस करेंगे ये सारे सर। लीफ कलर चार्ट पे देखिए 6 पैनल्स होता है, यहाँ पे 6 पैनल होता है। तो इसको डेवलप किसने किया था? IRRI। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों IRRI का? कोई बताएगा? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है। यस और नो? कभी गए फिलीपींस आप? मैं भी नहीं गया हूँ। ठीक है, आई हैव नेवर विजिटेड फिलीपींस, विल विजिट वन डे। ठीक है, एंड इट इज वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही कम दाम है। ये यहाँ पे 6 पैनल्स पाए जाते हैं।
ranging from yellowish green to dark green. ये देखिए yellowish green to dark green, and it can be determined amount and time of application. जब आपका कोई ऐसे डेफिशिएंसी आ रहे तो आपको 20 to 30 kg नाइट्रोजन अप्लाई करना पड़ता है इस प्रोसेस में, ठीक है। जब आपको लगेगा कि प्लांट डेफिशिएंसी कर रहा है न्यूट्रन, जब येलोइंग बढ़ेगा तो क्या होगा 20 to 30 kg नाइट्रोजन आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया 6 पॉइंट है। लीफ कलर चार्ट किसने डेवलप किया था? IRRI फिलीपींस ने डेवलप किया था। इट इज वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, इट इज 6 पैनल्स ranging from yellowish green to dark green and it can be determined amount and time of application, ठीक है। ARS में अगर आएगा लीफ कलर चार्ट तो ये 6 पॉइंट आप लिख देना, फुल मार्क मिल जाएगा आपको। देन आता है हमारा स्पैड क्लोरोफिल मीटर। तो स्पैड का फुल फॉर्म क्या है? सब सिस्टम पोजिशनिंग एड डिवाइस, और इसको बोला जाता है सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट क्लोरोफिल मीटर। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लीफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्विच की तरह है, ट्विच, ओके। तो हमको क्या करेगा, इस ट्विच के अंदर हमको लीफ लेना है और क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाएगा। क्या वैल्यू दिखाएगा? इट विल मेजर द ग्रीननेस ऑफ द क्रॉप व्हिच इज एसोसिएटेड विद N2 कंटेंट और क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए दिखाता है ये, ठीक है, समझ में आया? इट विल मेजर द ग्रीननेस ऑफ द क्रॉप, मतलब एक क्रॉप कितना ग्रीन है। तो आपको ऐसे नहीं कि मतलब फील्ड में ढूंढ के आपके प्लॉट में सिर्फ ग्रीन कलर का लीफ लेना है, आपको रेंडमली लेना है। 10 प्लांट चूज कीजिए और आप रेंडमली लेना है, और आपको ये कितने बार करना पड़ेगा एक ही प्लांट में? 5 to 10 टाइम्स। 5 to 10 टाइम्स करेंगे तब आपको एक यहाँ पे एक बटन है, एवरेज बटन होता है, यहाँ पे एक एवरेज का बटन होता है, वो आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू टेक द एवरेज वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके आपको 10 प्लांट में लेना है, तभी जाकर आपको आएगा एक मतलब एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक होता है रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट में। और एक होता है हमारा ग्रीन सीकर, एक ऑप्टिकल सेंसर है, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल सेंसर है। इट गिव्स द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू एंड NDVI इज कैलकुलेटेड। NDVI का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। So I have done this instrument, SPAD and green seeker for my research, and on wheat. Okay, I was doing in wheat. I think वो भी wheat में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हाइट में पकड़ना है, ओके, और ऑन करना है, इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है और पकड़ के रखना है। ये क्या करेगा, जो नीचे का जो ग्रीन बायोमास होगा, नीचे का जो ग्रीन बायोमास हो, तो ये रेडिएशन अप्लाई करेगा और रिफ्लेक्टर से वो कैच करेगा। इसका जो सेंसर है वो रिफ्लेक्टर्स कैच करेगा और आपको ये बताएगा कि वहां पे ग्रीन बायोमास कितना है, ठीक है। इट विल मेजर द ग्रीन बायोमास फ्रॉम ए यूनिफॉर्म हाइट, ठीक है। तो ये कैसे चलता है? FNIR नियर इंफ्रारेड रेडिएशन माइनस FR रेड लाइट, ओके, डिवाइड बाई FNIR प्लस FR। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। एंड NDVI का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारा प्रिसिशन एग्रीकल्चर में भी यूज होता है NDVI वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। तो यूनिफॉर्म हाइट जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन कंटेंट चाहिए ग्रीन से करके आपको चाहिए, स्पैड चाहिए, तो आप यू कैन टेक द क्लोरोफिल कंटेंट इफ यू वांट टू मेजर, देन यू कैन टेक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी देखा जाए तो नॉर्मली कितना होता है? 30 to 40%। अगर नाइट्रोजन का मैं पूछूं तो राइस में कितना होता है? 30 to 40%, सर नो। और बाकी क्रॉप में 50 to 60% पाया जाते हैं, ओके, 50 to 60% पाया जाते हैं बाकी क्रॉप में, अदर क्रॉप्स में। पर पैडी में बहुत ही लो। Why it is low? Because it has been susceptible to different losses, for example leaching losses, denitrification losses and voltage losses, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कैलकुलेट करना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसमें आता है पहले एक एग्रोनॉमी एफिशिएंसी, दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड तीसरा आता है रिकवरी एफिशिएंसी। तो एग्रोनॉमी एफिशिएंसी क्या बोलता है? इंक्रीज इन यील्ड डिवाइड बाय केजी ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड। हमने आपको बताया था एफिशिएंसी का वर्ड जब भी आपके दिमाग में आए आपको बस 2 वर्ड यूज रखने,
आउटपुट एंड इनपुट। सो एफिशिएंसी मतलब हमने इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना आया, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन यील्ड है। इनपुट हमने क्या दिया, न्यूट्रन दिए, कितना केजी दिए, फॉर एग्जांपल हमने 5 केजी न्यूट्रन दिए, तो उसके हिसाब से यील्ड कितना बड़ा है। आपको एक कंट्रोल में रखना है, आपको एक कंट्रोल प्लॉट में रखना है, वहां पे एक आप फिक्स्ड फॉर्म देंगे, 1 केजी देंगे या कुछ, 1 केजी से यील्ड कितना आया और 5 केजी देने के बाद कितना यील्ड आया। तो आप दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कितना है। देन आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी। फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट के अंदर क्या हुआ, तो इंक्रीज इन यील्ड डिवाइड बाय केजी ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। तो कितना केजी वो लिया, अपटेक कितना किया, मतलब आपको यहाँ पे प्लांट एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों, प्लांट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना वो टेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमने अप्लाई किया और यहाँ पे कितना वो ऑप्टेक किया, प्लांट कितना ऑप्टेक किया। तो फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट फिजियोलॉजिकल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इजी होगा। तो इंक्रीज इन यील्ड डिवाइड बाय केजी ऑफ न्यूट्रिएंट ऑप्टेक बाय द प्लांट, तो उसके हिसाब से यील्ड कितना बढ़ा वो हम मेजर कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली एफिशिएंसी। देन रिकवरी एफिशिएंसी, इन दोनों को डिवाइड कर दो बस, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी डिवाइड बाय एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, जब डिवाइड करेंगे रिकवरी एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, मतलब कितना हमने दिया और वो कितना रिकवरी कर पाया, उसको हम बोलते हैं रिकवरी एफिशिएंसी। समझ में आया। न्यूट्रिएंट यूजेस 3 तरह का होता है, एग्रोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड रिकवरी। हमने बता दिया एग्रोनॉमिक मतलब फील्ड में हमने कितना अप्लाई किया और कितना यील्ड बढ़ा। फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट का फिजियोलॉजी मतलब कितना अपटेक किया, इंक्रीज यील्ड डिवाइड बाय केजी ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। रिकवरी ऑप्शन इन दोनों को डिवाइड कर दो, पी डिवाइड बाय ए, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। FCO 1985 क्या मतलब क्या है, इसमें मतलब फर्टिलाइजर, सी मतलब कंट्रोल, ओ मतलब ऑर्डर, ठीक है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में ये हुआ था अमेंडेड, पर एट फर्स्ट इट केम इन 1957, ऐसा नो 1957 में आया था, 1985 में अमेंडेड हो गया। हमारा जो सब्सिडी है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जाता है, वो कब से शुरू हुआ था, कौन बताएगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी कब से शुरू हुआ था, कौन से ईयर से। जनरल एग्रीकल्चर एकदम जीरो, नल्ला, पता नहीं आपको। 1977-78 में फर्टिलाइजर सब्सिडी देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम कर दिया ना यहाँ पे। जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया तो क्या करे, फार्मर ने बहुत ज्यादा इराटिक फर्टिलाइजर यूज किए, यूरिया को केजी 5-6 रुपए में दे दिए, तो क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। अगर वो यूरिया का अगर केजी 60 रुपीज होता या 100 से भी ज्यादा होता, कोई अप्लाई नहीं करता इतना यूरिया, ठीक है। यही प्रॉब्लम हो गया। बिफोर इट वाज ए पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ओके, ये अलग होके पहले ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बना था, उसके बाद 1985 फिर से अमेंडमेंट हुआ, पर पहले ये एक पार्ट था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के, ये भी एक हिस्सा था। इट रेगुलेट्स सेल प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। हमारे इंडिया में क्या है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कब सेटअप हुआ था, 1955 में सेटअप हुआ था, एंड इट पब्लिश्ड ए न्यूज़लेटर नेम फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स न्यूज़लेटर पढ़ के जाना, 2 महीना का, अभी का पढ़ना और पिछले महीने का आपको पढ़ना है, ठीक है। और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड, एनीवन नो। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में देना, या आपको कोई बता रहे कौन कहाँ पे। Delhi. Sir, Delhi. आर यू श्योर। Sir, I think so. थिंक सो नहीं, श्योर होके बताना है, ठीक है। आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ओके। ये वाला हमने मतलब कोई पॉइंट में नहीं दिए किसके अंडर, तो ये वाला हमने एक सेपरेट करके लिख दिए, ठीक है। अभी हम एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। NO3 परसेंटेज अगर 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ पानी में, इन वाटर, तो ये एक डिजीज करता है, किसको, बेबी में डिजीज करता है,
इसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथामोग्लोबिनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल साइंस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला आता ही आता है। अगर जनरल एग्रीकल्चर में दे रहे हैं ये बात है, एग्रोनॉमी में दे रहे हैं ये आता है, सोल साइंस देते हैं ये आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नाइट्रेट कंटेंट अगर बढ़ जाए मोर देन 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो दरअसल एग्जाम में कितना आता है, मोर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर आता है एग्जाम में। पर अगर देखा जाए तो मोर देन 50 मिलीग्राम जब आता है वहां पे हमारे जो चाइल्ड्स होते हैं वहां पे ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाते हैं। उनका जो शरीर होता है वो ब्लू पेल कलर पड़ जाता है, उसका हम बोलते हैं मिथामोग्लोबिनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर यूट्रोफिकेशन बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर रेस्पॉन्सिबल बट पी इज मोर इफेक्टिव। आपको पता है व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? कोई बताएगा व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? ये सारा का सारा 10th क्लास का मतलब लेवल है। यूट्रोफिकेशन आपको पता नहीं? पता नहीं? अल्गल ब्लूम पता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी पता नहीं? तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, देखिए जब हमारा जो एक पॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल आई हैव वन पॉन्ड, ओके, तो बारिश के वजह से क्या हुआ, जो आसपास का जो फील्ड है वहां से क्या होगा, N&P फर्टिलाइजर या हम जो यूज करते हैं सर्फ पाउडर, ओके, हम जो यूज करते हैं शैम्पू सोप्स जो भी यूज करते हैं ना, वहां पे फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत पाए जाते हैं। तो वो जब आके इस पानी में मिलेगी तो क्या होगा, अल्गल ब्लूम होगा। बिकॉज इस पॉन्ड का क्या होगा, सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाएगा, सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाएगा, ठीक है। when the nutrient will be rich in the pond, so what will happen, it will boost the weed. I have told you the weeds are heavy taker, they are heavy taker, they will eat heavy. So when phosphorus content and nitrogen content will be very high, so what will happen, the vegetative growth will be very high. So what will happen, there will be algal bloom will be occur. So what will happen, when the vegetative content will be very high, though when the floral portion will be very high, so what will happen, they will take more oxygen. तो यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखा जाएगा। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, हमारा जो भी जानवर, फॉर एग्जांपल मछली है, वो क्या होगा, मर जाएगा, इट विल बी डाई, ओके। सो व्हाट विल हैपन, दे विल डाई एंड दे विल कम एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। देन आता है हमारा लाइटनिंग जो है वो कितना फिक्स है, लेस देन 10 kg N पर हेक्टर ये फिक्स करता है। अगर आप देखा जाए तो राइजोबियम कितना फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर कितना फिक्स करता है, ये सब क्वेश्चन में आता है, ओके। अगर यूनिट 9 इसका ऑलरेडी मॉक हमने दे दिया है, ठीक है, आज या आई थिंक आज इसका लॉन्च होगा, ठीक है। अब देखिएगा रेडी मिला के और इसको मिला के हमने ऑलरेडी दे दिए मॉक, आपको अटेंड करना है वो वाला, ठीक है। देन लाइटनिंग फिक्सेस लेस देन 10 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर, एग्जैक्टली देखा जाए तो 6 to 8 kg एन ये फिक्स करता है, ठीक है। पोटेशियम कंटेंट इन पोटेशियम नाइट्रेट 44 to 46%। हमने पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन के अंदर डिस्कस किए थे, जहां पे 13% एन पाया जाता है, और पोटेशियम हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो पोटेशियम कितना पाया जाता है, 44 to 46% पाया जाते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर के अंदर हम डिस्कस किए थे कि पोटास एंड सल्फेट ऑफ पोटास, ये डिस्कस किए थे, म्यूरेट ऑफ पोटास एंड सल्फेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना पाया जाता है, 60% पाया जाता है नियरली, और सल्फेट ऑफ पोटास में कितना पाया जाता है, 48% पाया जाता है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है। इप्सम फॉर्मूला इज मैग्नीशियम सल्फेट 7s2, ओके। हमारा दो होता है, एक होता है जिप्सम जहां पे फॉर्मूला CaSO4, और एक होता है इप्सम MgSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट को हम बोलते हैं इप्सम। और यहाँ पे 10 to 20% मैग्नीशियम पाए जाते हैं और 12 to 26% सल्फर पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है। देन जब हम ओवरलाइमिंग करेंगे बोरोन डेफिशिएंसी का, ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, देन ये हम डिस्कस करेंगे। देन बोरोन ये भी हम डिस्कस करेंगे। या अमोनियम ऑक्सैलेट यूज्ड फॉर मोलिब्डेनम एस्टिमेशन, ओके। अमोनियम ऑक्सैलेट यूज्ड फॉर मोलिब्डेनम एस्टिमेशन, एंड मोलिब्डेनम का जो फर्टिलाइजर होता है वो अमोनियम मोलिब्डेट होता है, अमोनियम
मोलिब्डेट। तो यहाँ पे कितना कंटेंट मोलिब्डेनम पाया जाता है? 54% पाया जाता है। ये बहुत ही हाईएस्ट है, ठीक है। और मोलिब्डेनम जो है वो MoO4 मोलिब्डेट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। 2-, देन आता है हमारा CNS रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 125:10:1.2, ये आपको याद रखना है। CNPS रेशियो 100:10:1.2:1.4, बस SCM यहाँ पे 1.4 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है। और जो है ना वो जो CM रेंज है, फॉर एग्जांपल 20:1 है तो मिनरलाइजेशन होगा, 20 to 30 नो चेंज। अगर मोर देन 30:1 है तो नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन होता है। अगर 200 to 300 हुआ तो फास्फोरस का मिनरलाइजेशन होता है। ये आपको याद रखना है ये सब। अगर ऐसा है तो P मिनरलाइजेशन 200 to 300:1 तो P का कोई चेंज नहीं। अगर 300:1 से ज्यादा हुआ तो P का इमोबिलाइजेशन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक सल्फर का 200 to 400 एक है, ओके, इसके बीच कुछ आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और नाइट्रोजन का तो पूछा ही जाता है, 20:1 से अगर लेस हुआ तो मिनरलाइजेशन होता है। ये आपको ऑलरेडी हम मिनरलाइजेशन जो वीडियो में हमने बताए वो आपको देखना है, ठीक है। Then under anaerobic condition, hydrogen sulfide is prevalent, which is oxidized. जब आपको मतलब सबमर्ज्ड कंडीशन में पढ़ा जाएंगे, सबमर्ज्ड सॉइल में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि सल्फर होता है और हाइड्रोजन होता है, तो दे विल बी रिएक्टेड एंड दे विल क्रिएट हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसकी वजह से पैडी में एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूएची डिजीज बोलते हैं। कौन सा डिजीज? एक्यूएची डिजीज। तो ये प्रिवेलेंट है वाटर लॉ कंडीशन में। सो ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एलिमेंटल सल्फर बाय केमो ऑटोट्रोपिक सल्फर बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बेगिटोआ स्पीशीज एंड थायोक्रिक स्पीशीज, एंड दिस एलिमेंटल सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू एलिमेंटल सल्फर। देन दिस एलिमेंटल सल्फर विल बी रीऑक्सीडाइज, अगेन इट विल बी ऑक्सीडाइज टू H2SO4, मतलब ये वाटर के साथ मिलके ये क्या हो जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। So what will happen when H2SO4 will be formed? The acidity will be gradually decreased. So this is the mechanism of acid sulfate soil in Kerala, or it is called as Kari soil in Kerala. Sorry, Kari soil and cat clay. इसको बोला जाता है cat clay soil भी बोला जाता है। इसका pH कितना होता है? less than 3.5 होता है। और एक पढ़ेंगे, मतलब ये इस तरह का सॉइल और एक प्रोसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। Q by I relationship was given by Beckett and Tinker. What is Q by I relationship? किसी को पता है? पहले कोई बताएगा what is Q by I relationship? पता है किसको या नहीं पता है? देखिए आपको तो कुछ ही पता नहीं है, बहुत ही अर्ली स्टेज में है, ठीक है। यहाँ पे एक है जो कि एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, वो एक एक्सचेंजेबल फॉर्म है, और एक पोटेशियम है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, मतलब वो प्लांट को बहुत आसानी से वो अवेलेबल हो सकता है। तो जब सॉल्यूशन फॉर्म का डिक्रीज होगा न्यूट्रिएंट, तो कहां से आएगा न्यूट्रिएंट? एक्सचेंजेबल फॉर्म से आएगा। और एक होता है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है वो उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर। और जो है स्टॉक है, जो भी टोटल अमाउंट है जो स्टॉक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी फैक्टर, क्वांटिटी फैक्टर। तो Q by I फैक्टर, इसका जो एक रिलेशनशिप किसने दिया था? बेकेट ने दिया था। ये बहुत ही बार आए एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना है। और एक होता है हमारा बोट कॉन्सेप्ट, ओके, बोट कॉन्सेप्ट मतलब उसको हम बोलते हैं कैरियर हाइपोथेसिस, कैरियर हाइपोथेसिस। जो न्यूट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके, मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, जो एक ही डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बोट कॉन्सेप्ट। तो इसको किसने दिया था? एप्स्टेन ने दिया था। ये वाला एग्जाम आया था, इसको किसने दिया था? एप्स्टेन ने दिया था, ठीक है। आपको याद रह जाएगा ये वाला। और जो हमारा जो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, उसको किसने दिया था? ब्रे ने दिया था। ब्रेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ब्रे, ठीक है। ये वाला भी आपको याद रखना है। Then silicon and aluminum is the second and third most abundant element in the earth's crust
कॉल्ड एज बालास्ट एलिमेंट, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट पाया जाता है, वो 48% पाया जाता है, सिलिकॉन 27 एंड एल्यूमिनियम 12%। ये भी बहुत बार पूछा गया है जनरल एग्रीकल्चर में, ये अभी आपको याद रखना है। देन ट्राई एसिड मिक्सचर क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड 10:4:1 रेशियो में इसको मिला जाता है। और प्लांट एनालिसिस करने के लिए ये वाला किया जाता है, जहां पे सल्फर यूज, अगर आप सल्फर एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जब सल्फर एस्टिमेशन करेंगे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सल्फर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ट्राई एसिड मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, हाइपोक्लोरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 10:4:1 में उसको मिला जाता है, ठीक है। बहुत ही डेंजर प्रोसेस है, हमने जब कर रहे थे ना, मतलब वो धुआं निकलता होगा, ये सब सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। हम जब मिला रहे थे मतलब डर डर के, मतलब ग्लोव्स पहन के एकदम, बहुत ही डेंजर है। देन डाई एसिड मिक्सचर इज द रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे H2SO4 नहीं है, तो यहाँ पे रेशियो 10:4 है, 10:4:1, 10:4, ये दोनों भी आपको याद रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई ग्रुप में पूछ रहा था ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन आता है कुछ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स फॉर कोटिंग यूरिया विद कैल्शियम कार्बाइड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन राइस विद क्रॉपिंग सीक्वेंस। ये वाला क्वेश्चन आपका JRF में आया था, ओके, आई थिंक 2021 और 2020 का अगर पेपर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आया था। और ये वाला कहाँ से आया था हमने बता देगा अभी आपको। IRI जो है वो टेक्नोलॉजी, IRI जो है ना वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, ठीक है, तो वो वाला टेक्नोलॉजी आपको देखना है एग्जाम के पहले, ठीक है। तो वहां से मतलब किस रिसर्च से कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, आपको एक माऊ यूपी का देखना है, और आपका IIHR बेंगलोर का देखना है, और फर्टिलाइजर एसोसिएशन इंडिया का देखना है, इफको का देखना है, इफको कौन सा IRI कौन सा डेवलप करे, ICAR का वेबसाइट आपको मतलब रोज ही देखना है अभी, ठीक है, कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, कौन सा न्यू वैरायटी आ रहा है, वो आपको देखना है। तो इसको IRI ने डेवलप किया था, ये वाला क्वेश्चन आपका JRF में आ गया था, ठीक है। आई थिंक मेनी पीपल मे नॉट बी नोइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एट दैट टाइम, ठीक है। तो जब यूरिया को अगर कोट कर दे किसके साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हम कोट कर देंगे, तो ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, ताकि नाइट्रोजन का एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे, राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सीक्वेंस में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गई है अभी, ठीक है। ये वाला भी है IRI डेवलप टेक्नोलॉजी, रेजिन डिस्क टेक्निक फॉर डिटरमिनेशन अवेलेबिलिटी, ये आ सकता है। ये वाला भी है IRI का। ऑर्गेनो मिनरल फर्टिलाइजर कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं, राइस्ट्रो प्लस रॉक फॉस्फेट प्लस माइका, इन दोनों को मिला के हमको क्या मिलेगा, ऑर्गेनो मिनरल फर्टिलाइजर। ये सारा का सारा IRI डेवलप टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। हमने बताया था कि एसिड सल्फेट सेल किससे मतलब कैसे बनता है, वो हमने पढ़ा था, वो एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। ये वाला क्वेश्चन आया था आपके लिए, मतलब ये वाला JRF में आया था आपका। एसिड सल्फेट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जारोसाइट। क्या होता है जारोसाइट? जारोसाइट अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप अटेंड ही कैसे करेंगे। तो जारोसाइट इज ए बेसिक हाइड्रोस पोटेशियम एंड फेरिक आयरन with a chemical formula KFe3SO4 2OH6, ओके। तो यहाँ पे सल्फर भी है, आयरन भी है और पोटेशियम भी है। तो दिस सल्फेट मिनरल, तो ये कौन सा मिनरल, सल्फेट मिनरल इज फॉर्म्ड इन ओर डिपोजिट्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये खनिज की तरह वो डिपोजिट होकर रह जाएगा मिट्टी में। तो ये कुछ इस तरह का और बन जाएगा, उसमें पोटेशियम, आयरन, सल्फर एंड हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाएंगे। तो इसको कहा जाता है, इस और को क्या जाता है, जारोसाइट। बोलो ये इसको मतलब कौन याद रखेगा, मतलब किसको पता होगा उस टाइम में। जारोसाइट पूछ लिए एग्जाम, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो आप देखिए मतलब सारा का सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होंगे, आप मतलब कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। NTA मतलब नया क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो NTA में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू जारोसाइट, ये वाला स्टेटमेंट था, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट 1 और 2 था, यह एसेशन रीजन में पूछा गया था, ठीक है। और एसिड सल्फेट सॉइल को कैट क्ले बोला जाता है, ठीक है, और कैरी सॉइल भी बोला जाता है,
केरला में। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, कैसे वो कैसे फॉर्म होता है एसिड सल्फेट सॉइल, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो वाला आपको याद रखना है। देन पी यूज एफिशिएंसी 15 to 20% ओनली। हमने बताया था नाइट्रोजन का तो 30% होता है और फास्फोरस का होता है 15 to 20%। देन केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। व्हाट इज केमी ऑस्मोटिक थ्योरी? देखिए, एक सेल के अंदर जो कोट होता है सेमी परमेबल, जो कोट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अगर उसके थ्रू अगर वाटर डिफ्यूज हो रहा है या किसी न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हो रहा है, उसका हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से जो जब हमारा न्यूट्रिएंट को जा रहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसका हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल केमिकल फोर्स के इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स की वजह से। देन एलसीसी बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन इज मोर सुटेबल फॉर ड्राई सीड एंड ऑफलाइन राइस। हमारा जो एलसीसी हम पढ़े अभी, वो किस सिस्टम ऑफ राइस को बहुत ही सुटेबल करता है? ड्राई सीडेड ऑफलाइन राइस को वो बहुत ही सुटेबल करता है। न्यूट्रिएंट इंडेक्स गिवन बाय पार्कर, ये वाला आया था आपका जेआरएफ में, ठीक है। न्यूट्रिएंट इंडेक्स किसने दिया था? पार्कर ने दिया था। इन्होंने 3 क्लासिफाई किए थे, मतलब न्यूट्रिएंट इंडेक्स को लेके। अगर न्यूट्रिएंट इंडेक्स लेस देन 1.67 हुआ तो वहां पे लो फर्टिलिटी पाया जाता है सॉइल का। अगर 1.67 से 2.33 पाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं मीडियम फर्टिलिटी। अगर 2.33 से ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट इंडेक्स तो हाई फर्टिलिटी पाया जाएगा सॉइल में, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन ड्यू टू न्यूट्रिएंट इंडेक्स गिवन बाय पार्कर, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। देन होता है एक सॉल्ट इंडेक्स। तो सॉल्ट इंडेक्स क्या है? इट इज ए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंप्रूव करता है। प्रोड्यूस बाय सिलेक्टेड फर्टिलाइजर, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस बाय द सेम वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट अगर देंगे तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और एक सिलेक्टेड फर्टिलाइजर जब देंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना। तो अगर इसको सो सिलेक्टेड फर्टिलाइजर का ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाई Na-NO3 का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड किया जाए तो हमको मिल जाएगा सॉल्ट इंडेक्स, और इसका किया जाता है पूरी सॉल्ट इंडेक्स। साइंटिस्ट इज इन्वॉल्व विद पूरी, ठीक है। ये वाला भी आपको याद रखना है। तो हमारा वन लेना खत्म, तो कुछ टेबल में आ जाते हैं, टेबल पूछा जाता है, ये सारा का सारा आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉइल टेस्ट मेथड फॉर न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए हमको 1 नॉर्मल पोटेशियम क्लोराइड का एज एक्सट्रैक्टेंट यूज करना पड़ता है। और कौन सा एपरेटस यूज करना पड़ता है? जलधल एपरेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ ना कि हम NRRA का नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू दे रहे थे, पता है। तो मतलब 5 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया, ठीक है, 5 घंटे के बाद, मतलब ऑनलाइन में हो रहा था। तो हमने मतलब सुबह से बैठे हैं ऐसे ही मोबाइल ऑन करके, तो हम आधे नींद में थे, ओके। तो क्या सडनली वो आ गया, स्क्रीन आ गया, तो हम ऐसे थरथरा गए वो पे थोड़ा। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमने दे दिया। उसके बाद पूछा गया कुछ क्वेश्चन पूछे, और सडनली ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि नाइट्रोजन एस्टिमेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें। हम टोटल ब्लैंक हो गए एकदम, मतलब कुछ दिमाग में ही नहीं आया, मतलब इतना आसान सवाल हमको दिमाग में नहीं आया, ठीक है। और हमने बता दिया कि सॉरी सर, आई दिस टाइम सॉरी एट दिस पॉइंट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। सो एक मैडम थे वहां पे, पूछे कि आपने किया था ना, एमएससी में किया था ना। आई एम टेलिंग दैट यस हमने किया था, पर वो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं। ये सारा का सारा मतलब ये जो प्रोसेस है हमने बता दिया, पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है ये हमको दिमाग में नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, नाइट्रोजन जलधल एपरेटस, ठीक है। और फास्फोरस है वो भी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल हुआ तो जब पीएच आपका 6.2 है तो आपको क्या यूज करना है? ब्रेस रिएजेंट यूज करना है, ये आपको याद रखना है। 0.025 मोलर HCl प्लस 0.03 अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अगर ये आपको देखे तो 0.03 है, ठीक है ना, ये नियर बाई 0.03 है। तो 0.03 या 0.025 ये आपको याद रखना है एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ठीक है। ब्रेस रिएजेंट इज इक्वल टू बोल के 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पूरा
कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये आया था SRF 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 0.025 मोलर HCl प्लस 0.03 एमोनियम फ्लोराइड यूज किया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और एक होता है महलिच कुछ होता है, ये वाला भी आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका सॉइल अल्कलाइन है, मतलब मोर देन pH 8.5 है, तो ओल्सेंस रिएजेंट यूज किया जाता है। 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करता है एज ए एक्सट्रैक्टेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोस्तों, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वहां पे यूज होता है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। पोटेशियम अगर आपको एस्टिमेट करना है तो 1 नॉर्मल अमोनियम एसिटेट लेना पड़ेगा, और फ्लेम फोटोमीटर में आपको मेजर करना है पोटेशियम, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया। सल्फर टर्बिडोमीटर, एक्सट्रैक्टेंट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉस्फेट 0.2 मोलर का लेना है, ये कॉन्सेंट्रेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम अगर आपको एस्टिमेट करना है तो 1 नॉर्मल अमोनियम एसिटेट आपको यूज करना है, सेम फ्लेम फोटोमीटर। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी डिटरमाइंड थ्रू टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन मेथड में भी कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत आसानी से हो जाता है, और बहुत ही कम यूज किया जाता है फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो टाइट्रेशन मेथड से बहुत ही आसानी से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। देन आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर कौन सा एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है? 0.005 मोलर, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन यूज किया जाता है? 0.005 मोलर DTP एक्सट्रैक्ट आपको याद करना है। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है, ठीक है। बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम हॉट वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। हॉट वाटर, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। बोरॉन का पूछा जाता है, बोरॉन इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू और एस्टिमेटेड थ्रू हॉट वाटर, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ आपको अलग मिले तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। देन आता है हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से जो एंटागोनिस्टिक है, ये डायरेक्ट हमने ICAR वेबसाइट से लिए हैं, तो ये यहाँ से अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेस P जब हम डालेंगे, एडवर्सली इफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइम एंड P एंटागोनिस्टिक है। लाइम एंड मोलिब्डेनम, जब आप लाइम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? नेगेटिव इंटरेक्शन टू मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम P का एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम का नेगेटिव इंटरेक्शन, तो ये वाला आपको याद रखना, पढ़ना है ये सारा, ठीक है। देन आता है हमारा इंडिकेटर क्रॉप, नाइट्रोजन का कौन कौन है, फास्फोरस का कौन कौन है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है यार, जनरल एग्रीकल्चर में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए कॉपर में भी पूछा जाता है, कॉपर का व्हीट होता है, ओके, ये वाला पूछा जाता है व्हीट। आयरन का देखा जाए तो सोरगम पूछा जाता है, सोरगम। मैंगनीज का शुगर बीट, ओके। सनफ्लावर का बोरॉन, ओके। मोलिब्डेनम का कॉलीफ्लावर, आपको पता है विप्टल डिजीज दिखाता है यहाँ पे। पोटेशियम का पोटैटो होता है ऑप्शन में, बनाना भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है बहुत अच्छे से दोस्तों, ठीक है। Yeah, that's all for today's class. Any doubt, you can ask me, or if you have any doubt, you can ping me in the message, or you can ping me in the comment box, and I will deal with that doubts. Okay.